वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूरो करेंसी मार्केट के बारे में। तो क्या होता है ये यूरो डॉलर जो यूरो करेंसी मार्केट के अंदर चलता है। तो यूरो करेंसी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से शुरू हुआ है, इसके फीचर्स क्या है और कैसे काम करते हैं। तो लास्ट तक हमारे वीडियो से बने रहे। ओके। और शुरू करते हैं मीनिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या है यूरो करेंसी मार्केट। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द यूरो डॉलर मींस ऑल द डॉलर्स डिपॉजिट इन द बैंक लोकेटेड आउटसाइड द यूएस। यानी जो डॉलर्स है, यूएस डॉलर्स है, वो यूएस के सिवा और किसी कंट्री के अंदर अगर डिपॉजिट होते हैं तो उसे यूरो डॉलर माना जाता है। तो यूरो डॉलर का मतलब यही होता है कि दैट्स अ करेंसी द डिपॉजिट इन द बैंक्स आउटसाइड द कंट्रीज ऑफ द ओरिजिन। यानी जो देश की जो नेशनल करेंसी है वो देश के सिवा अदर कंट्रीज के अंदर अगर वो पैसा इन्वेस्ट होता है तो उसे यूरो करेंसी माना जाएगा। So euro currency includes a deposit of the banks in the dollar outside the USA and deposit of the bank in European countries outside the US. तो यूरोपियन कंट्रीज का जो पैसा है जो यूरोप से बाहर डिपॉजिट हुआ है, ये ज्यादातर इसके अंदर इंक्लूड होता है, जिसे यूरो डॉलर मार्केट भी कहते हैं, यूरो करेंसी मार्केट भी कहते हैं। जो मेनली लोकेटेड कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है। और वो डील किसके अंदर करता है, वो डील करता है सिर्फ यूएस डॉलर। Now it's also undertake the lending and the borrowing of the some of the currencies like pound, yen, DM and Swiss। जो अलग अलग कंट्रीज की जो अलग अलग करेंसीज है उसके अंदर भी आज के डेट के अंदर क्या किया जाता है, ये लोग लैंडिंग एंड बोरोइंग का काम करते हैं। जैसे कि पाउंड में करते हैं, येन में करते हैं, डीएम में करते हैं या फिर स्विस में करते हैं। एंड आउटसाइड द कंट्रीज ऑफ दर ओरिजिन, जो कंट्री में वो कंट्री में नहीं करते, उससे बाहर। फीचर्स द इंटरनेशनल मार्केट अंडर द नो नेशनल कंट्रोल। अभी हमने देखा कि कोई अपने देश में जहां ओरिजिन है वहां पे नहीं करते, उससे बाहर करते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि किसी भी देश का कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? द यूरो करेंसी मार्केट इज आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एनी नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी। कोई भी नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो नहीं आता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करता। इट इज सेड दैट, ऐसा माना जाता है कि डॉलर डिपॉजिट इन लंदन आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ आउटसाइड द यूएस। कि पैसा डॉलर कहाँ पे इन्वेस्ट किया, लंदन में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यूएस की टेरिटरी से बाहर है, तो यूनिट यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी वहां पे काम नहीं करेगी, वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। जबकि लंदन की बात करें तो लंदन में अगर वो पैसा है जो वो आउटसाइड द ब्रिटिश कंट्रोल, वो ब्रिटिश के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो अदर कंट्री करेंसी में है, डॉलर में है। So the growth of the market, the growth of this market is outside the control of the any nation। और पर भी कोई भी देश का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये चीज यहाँ पे सबसे बेसिक थी। सेकंड थी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। ये यूरो करेंसी मार्केट जो था वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट था। कैसे? तो डिपॉजिट इन दिस मार्केट रेंज इन द मैच्योरिटी फ्रॉम 1 day to 7 months। एक दिन में अगर आप एक दिन के लिए भी डिपॉजिट करवा सकते हो, एक महीने तक या महीनों तक आप डिपॉजिट रख सकते हो। एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन ऑल ऑफ देम। सारी अगर एक दिन के लिए करवाए तो भी, तो 5 महीनों के लिए करवाए तो भी, और सबके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यूरो डॉलर डिपॉजिट आर द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको यूज किया जाता है। द यूरो डॉलर मार्केट इज व्यूड एज एन द क्रेडिट मार्केट। ये क्रेडिट मार्केट तरह काम करता है। एंड द मार्केट इज द डॉलर बैंक लोन्स एंड इंपॉर्टेंट एसेसरीज टू द यूरो बॉन्ड मार्केट। यूरो बॉन्ड मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट एसेसरी की तरह ये काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यूरो डॉलर लोन्स आर बी जनरली फॉर द शॉर्टर पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जस्ट लाइक 3 months और लेस, 3 महीने से भी कम टाइम के लिए। यूरो बॉन्ड डेवलपमेंट यूरो बॉन्ड डेवलपमेंट आउट ऑफ द यूरो डॉलर मार्केट टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन्स इश्यूड बाय द ग्रुप ऑफ द बैंक्स एंड इशूइंग हाउसेस। इशूइंग हाउस या बैंक से क्या करते हैं लोग, यूरो डॉलर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म होता है वो 3 महीने या उससे कम के लिए। होलसेल मार्केट है, इसे होलसेल मार्केट क्यों कहा जाता है? तो द यूरो डॉलर मार्केट इज एन होलसेल मार्केट इन द सेंस दैट द यूरो डॉलर इज अ करेंसी डील इन द ओनली लार्ज यूनिट। ये लार्ज यूनिट में ही काम करता है, फंडिंग करता है, लैंडिंग बोरोइंग करता है। एक साइज क्या बताया यहाँ की, एक एक ट्रांजेक्शन जो होती है वो $1-1 मिलियन के बराबर है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट मार्केट। ये पूरा इंडिपेंडेंट मार्केट है। तो हमें पता है कि कोई भी कंट्री का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता।
तो यूरो डॉलर मार्केट इज कंसिडर्ड एज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट मार्केट विच डजंट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी मॉनिटरी। कोई भी मॉनिटरी जो कंट्री के अंदर है वो भी नहीं कर सकती, जो करेंसी का है यानी जो भी करेंसी है वो कंट्री का ओरिजिन भी वहां उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो एक होता है दूसरा है इंटर बैंक मार्केट। ये जो काम होता है वो एक बैंक से दूसरे बैंक के बैंक। So euro dollar market is considered as an interbank market in which the euro bank borrow and lend as well as other currencies from each other. एक बैंक दूसरे बैंक के साथ इस तरह से borrow and lending का काम करता रहता है। It's highly competitive and sensible market. क्योंकि competitive market है इसका मतलब यहाँ पे बताया है कि efficiency and competitiveness are reflected in the growth and expansion. जैसे ये से यूरो मार्केट डेवलप होता गया, उसका ग्रोथ बढ़ता गया, इसका एक्सपांशन होता गया, उसकी डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आते गए, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई सप्लाई कम होता गया तो कंपैरेटिवली रेट हाई बनते गए। तो इसमें काफी कॉम्पिटिटिवनेस बनता गया और सेंसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड्स आर द चार्जेस टू इंटरेस्ट रेट एंड वाइस वर्सा। अगर डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो गई तो रेट कम हो जाएगा। तो इस तरह से हाईली सेंसिबल। उसके बाद उसके ओरिजिन और ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ ये यूरो डॉलर मार्केट या यूरो करेंसी मार्केट जो भी कहना चाहो आप, और अब कहाँ सिचुएशन पे है। तो यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन है यूरो करेंसी मार्केट 2010 का कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है। शुरुआत से बात करें तो ओरिजिन ऑफ दिस मार्केट कैन बी द ट्रेस द बैक इन 1920s। 1920 से पहले शुरू हुआ था व्हेन द यूएस डॉलर डिपॉजिट इन द बर्लिन एंड वियना और बर्लिन के अंदर जब ये पैसे डिपॉजिट करवाए गए were converted into the local currency for lending purpose। और फिर बर्लिन में या फिर वियना के अंदर लोगों को जब पैसों की जरूरत पड़ती तो इसको कन्वर्ट करके डॉलर को कन्वर्ट करके दिया। Since 1967 the growth of this market has been very rapid। 67 तक ये इसका ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ता है and the flow of the petrodollars added to momentum in the middle of 1970s। 1970s के मिडिल टर्म के अंदर पेट्रो डॉलर भी मार्केट में नया, जैसे यूरो डॉलर था ऐसा ही पेट्रो डॉलर मार्केट के अंदर आया। तो आगे बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट सप्लाई द एडिशनल डॉलर टू द मार्केट। जैसे जैसे कंट्रीज की डेफिसिट होती जाती थी मार्केट में डिमांड बढ़ती गई और नए नए डॉलर्स इसके अंदर ऐड होते गए। यानी यूएस के लोगों ने या फिर कंपनी ने अपना पैसा यूएस से बाहर डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया। जैसे मार्केट में सप्लाई भी अच्छा है और बहुत सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टीज वाली जो कंट्रीज थी उनको पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने वहां से डिमांड क्रिएट की and more participants were drawn into the market, and due to the growth of economic efficiency, competitiveness, the sure prospect of gain in the confident fell out। इसका मतलब यही था कि सप्लाई वर्ल्ड क्राइसिस के अंदर ये हुआ कि सबके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज थी जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज थी। तो ये यूरो डॉलर उनके लिए आशीर्वाद बन गया। उन्होंने डिमांड क्रिएट की, वहाँ यूएस के लोगों ने यूएस से बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो ये डॉलर मार्केट में आते गए, सप्लाई डिमांड दोनों बढ़ता। सो द सेंट्रल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एमएनसीज, मिडल ईस्ट ऑफ द ऑयल फॉर्म्स, डेवलपिंग कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्रीज ऑल्सो एंटर्ड दिस मार्केट। बाकी सारी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज थी उनको भी लगा, कंपनियों को भी लगा, बैंक्स को भी लगा कि एक अच्छा मार्केट है, यहाँ से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो वो लोग भी मार्केट में डिमांड करने लगे, वो भी ये यूरो डॉलर मार्केट के अंदर एंटर हो गए। The centers of this euro-dollar market has spread from London and West European financial centers to the other places like Bahamas, Singapore, Lebanon, Toronto. Through this market is large, efficient, and highly competitive. It's highly sensitive and affected by the fluctuations of interest rate। जैसे जैसे लंदन और वेस्ट यूरोप के बाहर जब जाते उसके सेंटर्स ओपन होते गए, बहामास में, सिंगापुर में, टोरंटो में, तो क्या हो गया, इसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती गई, इसकी डिमांड बढ़ती गई और इसकी वजह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हद तक चेंज होता है। सो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी सेंसिबल होता है। सो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो पिंक कलर के अंदर इतने कंट्रीज थे जो यूरो करेंसी के अंदर आ गए। जो आपने ऑरेंज कलर जैसा दिख रहा है वो लिखा हुआ है कि हैव नॉट अडॉप्टेड द यूरो टिल 2010। तो एक ऐसे सारे बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं।
सो द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ यूरो करेंसी मार्केट, क्यों इतना तेजी से ये यूरो करेंसी मार्केट डेवलप हुआ, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से फर्स्ट है द स्विस क्राइसिस। तो स्विस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द स्विस द क्राइसिस 1957 यूरो करेंसी मार्केट गॉट द स्टिमुलेटिव अल्टरनेटिवली एंड द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट डॉलर एक्सिस्ट, यानी डॉलर का सब्स्टिट्यूट मार्केट में मिलता गया और ये लोग क्या करते हैं, यूरो करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते थे, उनका ऑल्टरनेटिव चॉइसेस मिलती रही और इन लोगों ने मार्केट में डिमांड क्रिएट। दूसरा हो गया दैट रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल एंड रिजम्पशंस ऑफ द करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, यानी करेंसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको डॉलर में पैसा चाहिए था तो उनको डॉलर में ही पैसा मिल रहा था, जब चाहे जितना चाहे मिल सकता था। इसलिए the general relaxations and exchange control, the stability in the foreign market, and the resumptions of the currency convertibility added to the growth of euro currency market. जनरली क्या होता था कि लोकल करेंसी को उनको डॉलर में उसमें कन्वर्ट करवाना पड़ता, ओके, उसकी एसेबिलिटी बहुत कम थी और उसको हाईली एक्सचेंज रेट पे करना पड़ता। इसकी जगह पे आप जितना चाहो मार्केट में से आपको डॉलर ही मिल जाते हैं, जिससे आप मार्केट में से कुछ भी चीज इंटरनेशनल मार्केट में से खरीद सकते हैं। तो इन लोगों ने कन्वर्टेबिलिटी रिलैक्सेशन मिल गया, उनको रिजम्पशन मिल गया, तो इन लोगों ने क्या किया, उससे ही काम चलाना शुरू कर दिया और मार्केट में डिमांड बढ़ा दिया। इसकी वजह से ये यूरो करेंसी मार्केट चल रहा है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? So the Cold War between the two superpowers USA and Russia result to need an alternative currency. दोनों कंट्रीज जो थी, और यूएस में भी, यूएसए में डॉलर था, यूरो रशिया के अंदर भी हमारे पास पाउंड था। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये दोनों करेंसी जो मेजर करेंसी थी उसकी जगह पे लोगों ने तीसरा ऑप्शन चुनना शुरू किया। रिजल्ट द नीड टू बी अल्टरनेटिव करेंसी एंड यूरोपियन कंट्रीज स्टार्ट द डिपॉजिट देयर करेंसी एंड स्टार्टेड डिपॉजिटिंग द करेंसी दैट इज डॉलर विद द बैंक ऑफ लंदन एंड बैंक ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बैंक में या लंदन के बैंक में ये डिपॉजिट करवाते थे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन द यूएस during the 1950s there was a strong symptoms of the US trade deficit and distributing the proportions in the result into need of the substitute currency। जैसे यूएस करेंसी मार्केट, यूएस के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज आई, मार्केट अटक गया, इकोनॉमी स्टेगफ्लेशन में चली गई, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई डॉलर। तब उनको पता चला कि ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है, तो उनका अल्टरनेटिव उन्होंने सोचा, क्योंकि यूरो करेंसी मिल गया। नेक्स्ट, द रेगुलेशंस ऑफ एम। एम रेगुलेशंस क्या होता है? रिफ्लेक्ट एंड मेंटेनेंस बाय द फेडरल बैंक एक्ट ऑफ द फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व जो उसके पास होता है हर एक कंट्री के पास, तो वो उसका जो मेंटेनेंस करना पड़ता था उसके रेफरेंस से देखा गया। रेगुलेशंस क्यू क्या था? इट वाज एन फिक्स एंड मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द बैंक्स इन द यूएस। यूएस के अंदर जो बैंक्स जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहते थे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूके मेंशन से रेगुलेशन उसके ऊपर था। इनोवेटिव बैंकिंग, नई नई बैंकिंग सिस्टम्स आ रही थी इंटरनेट की वजह से और बाकी सारी, तो इसकी वजह से भी ये हुआ। इट वाज एन अकाउंट ऑफ द अमेरिकन बैंक इन द यूरोप एंड देयर विलिंगनेस इन द मार्केट टू बी ऑपरेट द यूरो डॉलर। तो उनको भी ऐसा लगा कि अमेरिका में बैठे बैठे हम यूरो डॉलर मार्केट को मैनेज कर पाएंगे, तो इनोवेटिव बैंकिंग की मेथड से ये भी पॉसिबल हो गया। सप्लाईज ऑफ द पेट्रोल डॉलर्स जनरली पेट्रोलियम कंट्रीज से आती है, ओपीसी से। द गल्फ कंट्रीज फैसिलिटेट द tremendous increase in their revenue accordingly and possess a large amount of euro। ये क्या हो गया कि पेट्रोलियम कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, मार्केट में से काफी पैसा उठाया और सबके पास से यूरो करेंसी में पेमेंट लेके उनको क्रूड ऑयल बेचा, तो उनके पास काफी अच्छी क्वांटिटी में यूरो डॉलर्स आ गए, तो उन्होंने अपना एक नया सप्लाई पेट्रोल डॉलर शुरू कर दिया। देन पार्टिसिपेट, तो द यूरो करेंसी यूरो डॉलर पार्टिसिपेंट्स आर द बिजनेस कॉर्पोरेट। इसके अंदर बिजनेसमैन सारे थे, गवर्नमेंट्स ऑफ द वेरियस नेशंस, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट भी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी थे, सेंट्रल बैंक्स भी थे, कॉमर्शियल बैंक भी थी, मल्टीनेशनल कंपनीज भी थी, ट्रेडर्स भी थे और अलग अलग वेल्दी इंडिविजुअल्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इन सब ने मिलकर एक अच्छी सी डिमांड क्रिएट की और ये अच्छे से डिमांड करके मार्केट में सक्सेस यूरो डॉलर। इसके बाद है सप्लाई एंड डिमांड। So the supply and demand for the funds in the euro currency market comes from all the participants, especially and the frequently increase in oil
oil pressures has been adversely impacting on the current account and deficit of the nations. जो जो भी कंट्रीज एडवर्सली इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, ऑयल कंपनी थी, वो परस्यूएंस ऑफ ऑयल जो था उसकी वजह से क्या हो गया कि इसके डिमांड सप्लाई के ऊपर काफी हो सके। तो इतने ये फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके सिवा हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ यूरो डॉलर। अब बात करते हैं किस तरह से ये मार्केट फॉर्म इवैल्यूएट। सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड जो हैज एन विटनेस ऑफ द सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ यूरो करेंसी। यूरो करेंसी के लिए सबसे जिम्मेदार जो अब बन के रह गया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, दैट्स आल्सो नोन एज एन यूरो डॉलर मार्केट को नाम से अभी हम जानते हैं। There are the different participants in euro currency business, including the national government, international organization, central banks, commercial banks, multinational corporations, traders. ये सारे थे जो पार्टिसिपेंट करते थे और इसकी वजह से ये सब हो पाया है। अब बात करते हैं इससे एडवांटेज क्या है। इट हैज टू बी द इम्प्रूव द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स थी कि भी सबको डॉलर पे कन्वर्ट करो, अलग अलग रेट ऑफ एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम था, तो ये सब यहाँ से निकल गया और ये सबसे ज्यादा फायदा हो गया कि भी उसका ऑल्टरनेटिव मिल गया। दूसरी, इट्स अनेबल्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ऑप्टेन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको जो क्रेडिट की जरूरत पड़ती थी वो आपको यूरो डॉलर के हिसाब से मिलने लगी, वो भी इजीली अवेलेबल हो गया। थर्ड थिंग, इट हैड टू बी मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेट। अगर बिजनेस को सेवरल मंथ्स के लिए पैसा चाहिए, सेवरल डेज के लिए पैसा चाहिए तो मिल जाता था। and they provide better opportunity for the investment of the short term bank funds. Short term funds easily available हो जाता था, तो ये भी एक एडवांटेज इसके लिए बन के रह गया। और है, इट इज प्रोवाइड द मार्केट फॉर द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जहां पे लगता है कि ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो वहां पे ये सेंट्रल बैंक्स क्या करती थी, यहाँ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, इससे बिजनेस भी काफी अच्छा बढ़ता था। कॉमर्शियल बैंक एंड एक्सपांडिंग द क्रेडिट क्रिएशन। डोमेस्टिक क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक बढ़ाती थी विद द हेल्प ऑफ विंडो ड्रेसिंग, यानी बाहर से यूरो डॉलर में ला के अपनी खुद की करेंसी के अंदर ये क्या करती थी, लोगों को पैसा देती। इट हेल्प टू बी देन एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज का इससे डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे लाइक साउथ कोरिया है, ब्राजील, ताइवान, मैक्सिको, ये सारी कंट्रीज इसी वजह से एडवांस हो पाई। इसकी थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, the central bank and the government because and uneasy the euro market since 1950। वो अनइजी था, यानी उनके लिए ये कंफर्टेबल जोन नहीं था, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता था, कहीं पे अचानक से प्राइसेस आ जाती थी और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती थी, सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर पाती, इसका डिसएडवांटेज। दिस मार्केट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अवॉइडिंग द मनी रेगुलेशंस। जो मनी पे कंट्रोल होना चाहिए, जो इकोनॉमी को लिए काफी जरूरी है, दैट मे बी द नेशनल मनी मार्केट, और उससे नेशनल मनी मार्केट भी इफेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन, इट हैज रेज्ड द वर्ल्ड्स मनी सप्लाई। इससे क्या होगा, दुनिया में पैसा काफी बढ़ेगा एंड मेक द वर्ल्ड प्राइस लेवल हायर, और सब सारी चीजों की प्राइस एक इन्फ्लेटेड रेट पे बढ़ती, ये इसके डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूरो। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या रोल है यूरो डॉलर मार्केट। द इम्पोर्टेंस कैन बी द इम्पोर्टर कैन बोरो द डॉलर फ्रॉम दिस मनी, यानी मार्केट में से ये इम्पोर्टर क्या कर सकता है, डॉलर बोरो करता है एंड द रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे कैन मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट। जब भी उनको जरूरत पड़ती तो शॉर्ट नोटिस में फंड मिल जाता था और अपनी चीजों की इम्पोर्ट करवा के काम चला सकता। यूरो डॉलर का यूज बाय फाइनेंसिंग द टेम्पररी डेफिसिट ऑफ बैलेंस। तो कोई भी कंट्री के अंदर टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो ये यूरो करेंसी से क्या करते हैं, उसको फुलफिल करके उसको एडजस्ट कर सकता था एंड दे आर हेल्पफुल एडजस्टिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। थर्ड थिंग, इट हैव टू बी डेली एंड द शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉर द इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन। इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए कि जब भी फंड्स की जरूरत पड़ती थी तो ये शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट करके उसको भी सेटल करते थे। Next, due to the operations of the euro dollar market, the transfer of the funds, foreign currency become very fast. Euro currency की वजह से easily conversions हो गया और fastly conversion हो गया. So it is become the possible to maintain stability in the lending rates and the liquidity position. तो जो मार्केट में अलग अलग जो एक्सचेंज रेट का प्राइस प्लस माइनस होता रहता था तो उनके लिए लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता और लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन करने का भी डिफिकल्ट होता था। जबकि यूरो डॉलर से ही काम चल जाता था तो एक्सचेंज का सवाल नहीं बनता था।
तो इसकी वजह से क्या होता था, लैंडिंग रेट्स और लिक्विडिटी पोजीशन को स्टेबलाइज करना भी पॉसिबल है। National monetary authorities such as RBI of India can be borrow the euro dollar to increase the reserves। So रिजर्व बढ़ाने के लिए यूरो डॉलर से भी अपना रिजर्व बढ़ा सकती है। नहीं जरूरत है कि कंपल्सरी वो डॉलर्स ही खरीदे। तो यूरो डॉलर में मार्केट हैज क्रिएटेड द लार्ज फैसिलिटी फॉर द शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए एक वरदान था, ओके, लोगों के पास कि ये लार्जर फैसिलिटीज क्रिएट कर दी। इट इज प्रोवाइड्स एन इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अच्छा काम कर। तो ये हमने आज डिस्कस किया क्या था यूरोपियन डेवलपमेंट, कि तो किस तरह से काम करता था ये यूरोपियन करेंसी मार्केट। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और आपको जैसा भी हमारा वीडियो लगे कमेंट जरूर। हैव अ गुड डे।